29 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, मैं कई लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनके अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। जैसे कि जी ज्योति कुमारी है, बैसाखी मंडल है, श्रीवास कुमार पॉल है, मीना सिंह है, मोहित अग्रवाल है और महिमा पांडे जी और एक ओझा मुन्नी, इन्होंने बहुत अप्रिशिएशन दिया है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ये न्यूज़ में इसलिए है, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है जी, ये काउंसिल है, इसने अभी ये कहा है कि 10,000 लोगों में से जिनको कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, उनमें से 2 से 4 लोगों को दोबारा से कोरोना हो रहा है। और ये दोबारा से कोरोना होना, दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है कोरोना का किसी भी पीपल में। पॉजिटिव का मतलब है जी कोरोना हो गया, उसको डिसीज़ इन्फेक्ट कर गई, कोविड-19 हो गया वैक्सीन लगने के बावजूद, उसी को बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। यही है, इसमें कुछ नहीं है कि आफ्टर वैक्सीनेशन अगर कोविड-19 हो जाता है दोबारा से कॉन्टैक्ट में तो उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में क्या है, वैक्सीनेशन करने के बाद भी कोरोना दोबारा से हो जाए किसी को, उसे बोलते हैं वैक्सीनेशन, मतलब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन आपको पता है जी किस लिए दी जाती है, ताकि ट्रांसमिशन को रोका जा सके, कि वायरस का ट्रांसमिशन ना हो और डिसीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद, टीका लगने के बाद भी दोबारा से हो जा रही है। और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है जी, एस्ट्राजेनेका एक कंपनी का नाम है, ये वैक्सीन बनाती है। इसने अपनी वैक्सीन का जो ट्रायल किया था थर्ड फेज, उसमें क्या पाया गया, लगभग इसने 5,807 लोगों को वैक्सीनेट किया, मतलब वैक्सीन लगाई कोरोना की, उनमें से 30 लोगों को दोबारा से कोरोना हो गया। इसमें क्या जी, आपको पता होगा अभी कोरोना की वैक्सीन लग रही है, 2 बार लगाई जाती है, एक बार पहली बार और कुछ दिन बाद दूसरा डोज दिया जाता है वैक्सीन का। तो उसके बावजूद भी, दूसरी डोज के बावजूद भी, इसकी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में 0.5% लोगों को दोबारा से कोरोना हो गया, दोबारा से कोरोना के सिम्टम दिखाई दिए, लक्षण। तो यही था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार गेट्स लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। अभी एक सर्टिफिकेट मिला है जी, किसको, अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड को, इसलिए न्यूज़ में है। अंडमान निकोबार है जी जो लगभग 14,491 हेक्टेयर एरिया है जिसको दिया गया है ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन किसको दिया जाता है जी, ये दिया जाता है जी जो मान लो ऑर्गेनिक खेती करता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर परफॉर्म करता है, मतलब जहाँ पे बिना जो केमिकल खाद है जी, जो केमिकल खाद का मतलब है जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। अगर आपको पता हो जी, गांव मेरा इलाके से हो तो जहाँ एग्रीकल्चर होती है, किसान खेत में डालते हैं यूरिया और डीएपी वगैरह, इससे न्यूट्रिशन मिल जाता है जी क्रॉप को। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं जी, फर्टिलाइज़र का मतलब है खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, अगर इनके बिना खेती की जाए, किसके किसके थ्रू की जाए फिर, अगर खाद यूज करना है जी, मैन्योर करो, मैन्योर का मतलब भी खाद होता है, लेकिन ये होता है जी ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जैसे गोबर से बना हुआ, डंग से बना हुआ, भैंस और गाय के गोबर से बना हुआ खाद डालो, उससे खेती करो, तो उसके लिए दिया जाता है जी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। अभी किसको मिला है, कार निकोबार, ये अंडमान निकोबार का ही पार्ट है जी, आइलैंड है। आइलैंड का मतलब आपको पता है, कोई भी लैंड चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको आइलैंड या द्वीप बोलते हैं हिंदी में। और एक नॉन कोरी ग्रुप है जी, इसी आइलैंड का पार्ट है अंडमान निकोबार का, इसको दिया गया है ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत ये सर्टिफिकेशन। ये देखो जी, पहले हम मैप पे देख लेते हैं इसे। ये अपना इंडिया मेन लैंड है जी, यहाँ पे तमिलनाडु, ये श्रीलंका है, और इधर हमारा ही पार्ट है, ये क्या है, अंडमान निकोबार। ये एक चीज़ याद रखनी है, ये कंटिगुअस टेरिटरी में पड़ता है। ये कंटिगुअस टेरिटरी का क्या मतलब है, देखो कंटिगुअस का वैसे तो मतलब होता है समीप, मतलब नज़दीक, नियर, लेकिन यहाँ पे मतलब है जी जो हमारी ये हिंदुस्तान है जी, इसकी मेन लैंड है, ये बेस लाइन हो गई जी, बेस लाइन से समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक। नॉटिकल माइल क्या होता है जी, एक नॉटिकल माइल में होता है जी 1.85 किलोमीटर होते हैं। आप किलोमीटर में इसे डिवाइड कर लो 12 से गुना करके, मल्टीप्लाई करके, तो हमारी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में जो दूरी होती है ना, उसे मापने के लिए हम नॉटिकल माइल्स यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे आप लैंड पे जा रहे हो, डिस्टेंस कैसे मापते हो, किलोमीटर से, तो इस पे समुद्र में जब जा रहे होते हैं तो नॉटिकल माइल से डिफाइन करते हैं डिस्टेंस को। लेकिन एक नॉटिकल माइल में इतना होता है जी 1.85 किलोमीटर, ये कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर 12 से लेके 24 तक, यहाँ से 12 से लेके और मतलब अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि बेस लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक, ये होता है जी कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन बोलते हैं। ये कंटिगुअस जोन की स्पेलिंग आपने देखी जी, CONTIGUOUS, कंटिगुअस जोन।
ये और यहाँ से लेके बेस लाइन से लेके अगले 200 नॉटिकल माइल्स तक ये होता है जी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समझे। तो जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है जी इस पे तो एक्सक्लूसिव सॉवरेन राइट होता है किसी कंट्री का, और 24 नॉटिकल माइल्स तक भी कंटिन्यूस जोन तक। लेकिन जो 300 जो ये है ना 200 नॉटिकल माइल्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस पे क्या है कोई भी कंट्री जा सकती है, लेकिन अगर किसी कंट्री को यहाँ से अपना जहाज वगैरह लाना है तो इस कंट्री से, जिस कंट्री के समीप पड़ता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, समझे। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी कंट्री यहाँ पे ऑयल वगैरह या कोई मिनरल्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकती है, खोज सकती है जी। एक्सप्लोर का मतलब खोजना, समुद्र में मिनरल्स निकलते हैं ना, खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब खनिज पदार्थ, उनको खोज सकती है, सर्च कर सकती है। अब देखते हैं जी ये कहाँ कहाँ पे ग्रुप है जिसको लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन मिला है, अंडमान निकोबार के पार्ट को। ये अंडमान निकोबार है जी, कभी आपने गलती से मैप देखा हो तो उसमें ये अंडमान निकोबार है, ये ऊपर वाला अंडमान है और नीचे वाला निकोबार है। अब ये अंडमान के भी 3 पार्ट है जी, ये नॉर्थ अंडमान और बीच में मिडल अंडमान और फिर है जी साउथ अंडमान, ये है जी साउथ अंडमान। लेकिन उसके बाद है जी ये लिटिल अंडमान, इसके पार्ट हैं लिटिल अंडमान और जो साउथ अंडमान है इसके बीच में एक वाटर चैनल है जी, वाटर चैनल, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। ये लिखा जी यहाँ पे देखो, ये डंकन पैसेज, DUNCAN, डंकन पैसेज बोलते हैं इसको। तो ऐसे आ जाए ऑप्शन में, और कई बार पूछा भी है जी PCS के एग्जाम में भी, CAPF के में, UPSC के CSC में भी, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को कौन डिवाइड करता है, डंकन पैसेज। फिर इसके बाद आता है जी ये निकोबार ग्रुप, अंडमान के बाद ये नीचे वाला आइलैंड है निकोबार। निकोबार के भी ये 3 पार्ट है जी, ये ऐसे ही आपके नॉर्थ साउथ और लिटिल निकोबार और मिडल निकोबार, ग्रेट निकोबार है जी ये यहाँ पे। तो ये अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है जी ये चैनल, ये वाटर चैनल, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि 10 डिग्री लेटीट्यूड है जी। लेटीट्यूड तो आप जानते हो ना, ये अर्थ है ये 0 डिग्री, लेटीट्यूड इक्वेटर है जी 0, ये अर्थ को डिवाइड करता है 2 भागों में। इधर आप जाओगे जी 10 डिग्री, इधर आते जाएंगे तो ये 10 डिग्री पे पड़ता है जी, इसलिए इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री लेटीट्यूड पे किसको डिवाइड करता है, अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, समझ गए। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जी यहाँ पे, हमारे इंडिया में एक ही, सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो जी, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है जी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है हमने कई बार पढ़ा है जी करंट अफेयर में। अंदर से क्या है जी, हीट के थ्रू अर्थ से निकलती है मिनरल्स वगैरह और आग निकलती है, फायर, उसी को बोलते हैं वॉल्केनो, सिंपल भाषा में सिर्फ। तो एक ही एक्टिव वॉल्केनो जी जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, उसमें से मिनरल्स आग निकल सकती है और फूट सकता है, तो उसका नाम है जी बारन आइलैंड। ये देखो जी, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा इसे, यहाँ पे ये देखो आप, ये वाला ये बारन आइलैंड है, ये वाला दिखाई दिया आपको, ये वाला बारन आइलैंड है। ये एक्टिव वोल्केनो, एक पैसिव वोल्केनो जी, इसका नाम है नारकंडम आइलैंड। ये आइलैंड है जी, छोटे छोटे आइलैंड है, इसी के अंडमान निकोबार के ही पार्ट हैं ये। और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है जी, ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, ये याद रखना आपको, ये साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। तो यही था इसमें। अब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन क्या होता है जी, ये देखते हैं। स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसके अंडर ये स्कीम है, इसने एक स्कीम चलाई हुई थी पहले, परंपरागत कृषि विकास योजना। इस स्कीम के अंडर चलाई थी ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, ये प्रोग्राम चलाया। ये परंपरागत का मतलब होता है जी ट्रेडिशनल, जो खेती करते आ रहे थे ना पहले एंशियंट टाइम से, प्राचीन टाइम से हम लोग, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, तो उसी को प्रमोट करना है स्कीम के अंतर्गत, परंपरागत कृषि विकास योजना में, कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना कोई भी केमिकल यूज किए हो, यूरिया DAP के खेती करना, प्रमोट करना। इससे फ़ायदा क्या है जी, बिना केमिकल के करेंगे यूरिया और उससे बिना DAP के, फ़ायदा ये जी देखो, ये क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान कर जाते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर से होते हैं, हमारी बॉडी को कमज़ोर कर देते हैं। अगर ऑर्गेनिक खेती होगी जी, ऑर्गेनिक खाद से होगी, तो वो क्या है, उसमें ज़्यादा पावरफुल होता है जी वो अनाज जो उगता है, और वो महंगा भी बेचता है। आपने देखा होगा MP से आता है ऑर्गेनिक वीट आता है, गेहूँ, तो वो उसका रेट होता है कम से कम 15-20 रुपये पर KG ज़्यादा होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से उगाया हुआ गेहूँ होता है, वीट होता है। अब ये अंडर जो ये है जी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, इसमें एक विलेज चुना जाता है और उस विलेज को सर्टिफाइड किया जाता है क्लस्टर या ग्रुप में। जो फार्मर्स होते हैं जी अपनी फार्म लैंड को, या लाइव स्टॉक जो भी मतलब पशु वगैरह जो पालते हैं जी, वो उनको वेरिफिकेशन मिलता है इस सर्टिफिकेशन के थ्रू कि वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक खाद के जरिए। ये सर्टिफिकेट जी एनुअल बेसिस पे दिया जाता है, मतलब हर साल ये रिन्यू किया जाता है, फिर देखा जाता है, वेरीफाई करने जाते हैं ऑफिसर, वो देखते हैं हाँ ये ऑर्गेनिक
खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वेरीफाई किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या हैं जी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के? देखो इसके बेनिफिट ये हैं कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम है, एक तो वो इससे प्रमोट होगा जी। जो केमिकल इनपुट होते हैं ये इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो जी किसी को ऑर्गेनिक खेती का दर्जा देना है, तो 2-3 साल तक उसे क्वालिफाई करने में लग जाते हैं ऑर्गेनिक, कि इसने ऑर्गेनिक खेती की है। मतलब 2-3 साल तक उसे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के खेती करनी पड़ती है। उसके बाद उसे ऑर्गेनिक का स्टेटस दिया जाता है कि हाँ ये खेत में अपने में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहा है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहा है। तो इस पीरियड में फार्मर को जी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है 2-3 साल तक। 2-3 साल तक वो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं उगाएगा और ऑर्गेनिक खाद से ही खेती करेगा, फिर उसे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और 2-3 साल के बाद जब वो उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये सर्टिफिकेशन क्या करता है जी, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट दे देती है गवर्नमेंट, देती है। गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं जी, कृषि केंद्र से आते हैं, जो विकास कृषि विकास केंद्र बने होते हैं ना विलेज एरिया पे, ब्लॉक लेवल पे, वो वेरीफाई करते हैं इस सर्टिफिकेशन को। लेकिन जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या है जी, ये सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस है। अगर मान लो आज आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनिक ये सर्टिफिकेट दिया जाता है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का, और एरिया को सर्टिफाई कर दिया जाता है इमीडिएटली। इस क्योंकि जो ऑर्गेनिक वाला सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो 2-3 साल लग जाते हैं उसमें, कि पहले आप जो केमिकल फर्टिलाइजर थे, क्योंकि आपके खेत में अभी केमिकल्स बने हुए हैं मिट्टी में, तो 2-3 साल तक आप ऑर्गेनिक खेती करोगे, जब वो केमिकल खत्म हो जाएंगे तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है ऑर्गेनिक। लेकिन इसमें इमीडिएटली तुरंत दे दिया जाता है, इसमें लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन ये इमीडिएटली दे दिया जाता है किसान को। तो ये जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 223, अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? प्रेसिडेंट ने जी जो सीनियर मोस्ट जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको जी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिनका नाम है राजेश बिंदल। अभी उनकी पोस्ट है जी वैकेंट पड़ी हुई थी खाली। तो जब तक क्या है, ये आर्टिकल ये कहता है जब तक कि पोस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पोस्ट खाली रहेगी, उस पर प्रेसिडेंट किसी भी सीनियर मोस्ट जज को, मतलब किस उस कलकत्ता हाई कोर्ट में जैसे वैकेंसी थी, कलकत्ता के किसी भी सीनियर मोस्ट जज को जी, जो सबसे ज़्यादा सीनियर है, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम तक वो जज रहा है हाई कोर्ट में, उसको एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे हाई कोर्ट का। तो ये चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, ये एक्टिंग आपको याद रखनी है। मतलब अभी चीफ जस्टिस की पोस्ट जो खाली पड़ी हुई है, पद खाली पड़ा हुआ है, उस पर कोई किसी का नियुक्ति नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उस टाइम तक प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जब तक भाई साहब अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती चीफ जस्टिस की, कि आप चीफ जस्टिस की तरह काम करो, तो वो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उसे एक्टिंग चीफ जस्टिस बोला जाता है। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव अभी चलाया गया, किसने? इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। ये चाइना का जो डोमिनेंस है ना, उसको काउंटर करने के लिए चलाया है। चाइना का डोमिनेंस का मतलब है जी, सारी मार्केट में आपने देखा होगा जी, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सब में चाइना का माल दिखता है, चाइना के प्रोडक्ट, फ़ोन भी चाइना के। यहाँ तक कि भगवान जो पूजा करते हैं ना हम इंडिया में, उनकी मूर्ति भी चाइना से बन के आ रही है। अब सोचो आप, जो कि चाइना पूरा नॉन मतलब एथियस्ट कंट्री है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, गॉड में विश्वास नहीं करता चाइना। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वो गॉड में विश्वास नहीं करते कि भगवान प्रेजेंस भी है। तो ये मूर्तियाँ बना के बेचता। सोचो सारे जितना भी माल आ रहा है चाइना का, इंडिया में भी, जापान, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा प्रोडक्ट है, पूरी मार्केट पे कैप्चर कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये इनिशिएटिव चलाया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसमें क्या है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का हो, इसमें ये चलाया गया जिसका एम्स यही है कि एक साइकिल क्रिएट करनी है सप्लाई चेन की। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो, रेजिलियंस हो जी सप्लाई चेन में। रेजिलियंस का मतलब होता है जी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो, जिससे सस्टेनेबल, बैलेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट हो रीजन में। सस्टेनेबल का मतलब है जी सतत हिंदी में। बैलेंस्ड का मतलब आप जानते हो। इंक्लूसिव मतलब है जी, इंक्लूसिव का मतलब है पुअर से पुअर पीपल को भी फ़ायदा मिले, ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सोसाइटी में हर सेक्शन को फ़ायदा हो, कि चाहे रिच हो और चाहे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो, गरीब से गरीब लोग हो, सबको फ़ायदा हो, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, उन्नति। अब इसमें जी इनिशियली क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा किस पे? जो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, इसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, कि सप्लाई चेन को कैसे प्रमोट किया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएंगी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर का मतलब बेचने वाले, खरीदने वाले, उनको प्रोवाइड की जाएगी जी इन्फॉर्मेशन, और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जी विविधता, एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह के सप्लाई चेन होंगी जी।
इसमें दो तरह से मेजर्स लिए जाएंगे जी इनिशिएटिव में। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, इंटरनेट वगैरह का यूज किया जाएगा जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूटिलाइजेशन किया जाएगा इसका। नेक्स्ट होगा जी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा और ट्रेड को सपोर्ट किया जाएगा, मतलब व्यापार को सपोर्ट किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो निवेश होता है जी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में, जैसे ऐसा नहीं है जी एक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट आए, मान लो स्टील में ही आ रही है या मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आ रही है, निवेश आ रही है। इसको ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर में आए बराबर बराबर, ऐसा इसको डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे जी, इंपॉर्टेंस यही होंगे जी, जो चाइना पे डिपेंडेंसी है हमारी अभी इन कंट्रीज़ की, वो घटेगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्ट बेचता है वो रिड्यूस होगा। अगर अपना प्रोडक्ट क्या है जी ज़्यादा इंक्रीज होगा, बनने लगेगा, अच्छा क्वालिटी का होगा, तो लोग खरीदेंगे। चाइना का कौन खरीदेगा, फिर इंडिया का खरीदेंगे, जापान ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोडक्ट होंगे उनको खरीदेंगे। तो कोविड-19 पेंडेमिक आया जी, इसमें भी क्या है, इस रीजन में सप्लाई चेन है जो बढ़ गई थी, चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहे थे, तो इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी चाइना के प्रोडक्ट को काउंटर किया जा सकेगा। ऐसा कोई और इनिशिएटिव भी है जी, हाँ जी बिल्कुल, आसियान और जापान का एक इकोनॉमिक रेजिलियंस एक्शन प्लान है। देखो ये याद रखना आपको, इकोनॉमिक रेजिलियंस एक्शन प्लान किस किस के बीच में है, जापान और आसियान। सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, कई बार यूपीएससी सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट देके पूछ लेता है कि इकोनॉमिक रेजिलियंस एक्शन प्लान ये किस किस के बीच में है। पहले बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हुए हैं जो पूछ लिए हैं। और एक है जी इंडिया जापान के बीच में इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप। तो ये इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप किस किस के बीच में, इंडिया और जापान। तो ये भी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करते हैं इसके थ्रू, और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का प्रमोट हो, इसका इसमें ध्यान दिया जाता है। अब आसियान क्या, आसियान तो जानते हो ना आप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये ग्रुप है जी 10 कंट्रीज़ का। ये देखो जी, ये आप देख सकते हो, कई बार मैंने बताया है, कई बार पढ़ा है हमने, फिर भी भूल गए तो आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे म्यांमार से लेके और ये वाली कंट्री, ये 10 कंट्री हैं जी आसियान कंट्री, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया और ये आपका इंडोनेशिया और ब्रुनई, फिलीपींस, ये 10 कंट्रीज है जी, 10 कंट्री हैं इसकी, और ये सिंगापुर, 10 कंट्री हैं जिस आसियान के निशान है। इसको 1967 में बनाया गया था जी आसियान को। इन सारी कंट्रीज़ में ट्रेड प्रमोट करें जी, आपस में व्यापार बढ़ाएं, इसलिए इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल जकार्ता, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। एक रिपोर्ट जारी की है जी, उसमें ये देखा गया कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, मतलब जो सेना पे, जो हमारी फौज सेना है जी, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी हो गई जी, ऐसी सारी कंट्रीज में सेना है मिलिट्री, उन पे जो खर्चा होता है जी एक्सपेंडिचर, वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ऐसा देखा गया इस रिपोर्ट में। किसने जारी की ये रिपोर्ट, सिप्री ने जारी की जी ये रिपोर्ट, सिप्री ने। सिप्री एक इंस्टीट्यूट है जी, संस्था है, ये स्वीडन में है, स्वीडन एक कंट्री है जी यूरोप में। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है आपका, स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूके के साइड में है जी। आपने देखा होगा कभी, भूल के मैप देख लिया हो आपने यूरोप का, नहीं देखा तो देख लेना, स्वीडन। इसकी कैपिटल है जी स्टॉकहोम। तो वहीं पे ये एक इंस्टीट्यूट है जी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। इसने रिपोर्ट जारी की है जी 2020 में, कहा है कि ग्लोबल जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। इसमें क्या क्या फाइंडिंग देखिए, 2020 में जो स्पेंड हुआ है जी, जो खर्चा किया है, 62% जो खर्चा होता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, उसमें सिर्फ 4 देश हैं जो 62% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मान लो जी, अगर 100 रुपये खर्चा होता है पूरे वर्ल्ड वाइड मिलिट्री पे, तो उसमें 4 देश ऐसे हैं, उन 4 देश तो 62 रुपया तो 4 देश ही खर्च कर देते हैं मिलिट्री पे। वो कौन कौन से हैं जी, ये 5 कंट्री हैं जी, 4 नहीं 5, 5 बिगेस्ट हैं जो 62% करती हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट है जी, यानी कि अमेरिका, चाइना, इंडिया, रसिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जी जो 62% तक खर्चा करती हैं पूरे वर्ल्ड में, 100 में से 62%। वर्ल्ड के टॉप जो मिलिट्री स्पेंडर हैं जी, उनमें कौन कौन है जी, 2019 में उसमें स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है 2019 के कंपेयर में, इस साल जो 2020 का साल आया था जी, 2019 की अपेक्षा। इसमें यूएस जो स्पेंड करता है जी, लगभग टोटल $778 बिलियन तक खर्च करता है, और चाइना $252 बिलियन खर्च करता है मिलिट्री पे, और इंडिया $72.9 बिलियन। देखो जी इतना खर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा आप देख लो इंडिया के मुकाबले यूएस कितना खर्च करता है मिलिट्री पे। अब सोचो उसकी मिलिट्री तो पावरफुल होगी ना, और चाइना भी ज़्यादा खर्च करता है इंडिया से, तो चाइना की मिलिट्री इसलिए पावरफुल है, किससे, इंडिया की मिलिट्री से। टोटल जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर होता है जी मिलिट्री पे, वो है $1981 बिलियन। ये लास्ट ईयर का है, इसमें 2.6% इंक्रीज हो गया है 2020 में 2019 से। अब ये सिप्री क्या जी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सिप्री एक इंस्टीट्यूट है,
इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जी, रिसर्च करता है किस पे, आर्मामेंट पे और आर्म कंट्रोल। आर्मामेंट, आर्म का मतलब है जी हथियार, वीपन्स वगैरह पे, कहाँ किस में कितने यूज हो रहे हैं। डिसआर्मामेंट पे, डिसआर्मामेंट का मतलब है आर्मामेंट को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर दे जाने, वीपन्स हथियार वगैरह को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसकी सारी रिपोर्ट तैयार करता है जी, देखता है कौन सी कंट्री में कितने हथियार वगैरह खरीदे बेचे जा रहे हैं, कहाँ से कितने नष्ट कर दिए, कितने डिस्ट्रॉय हो गए, सारी रिपोर्ट तैयार करता है ये सिप्री। 1966 में बनाया गया जी, इसने स्वीडिश पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, स्वीडन का जो पार्लियामेंट है, संसद है वहाँ की, उसने डिसीजन लिया, इसको बनाया गया। और ये इसको फंडिंग देता है जी, एनुअल ग्रांट देती है स्वीडन गवर्नमेंट ही इसको, इंस्टीट्यूट को, अपना जो व्यवस्था है जी गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपने जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है इसको चलाने के लिए खर्चा कौन देता है, स्वीडिश गवर्नमेंट ही देती है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट वॉच। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ जी, एनजीओ क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। ये कैसी होती है जी, जो सरकारी नहीं होती, गैर सरकारी होती हैं। आप बना सकते हो जी एनजीओ, कोई भी बना सकता है। ये जैसे जी, ये गवर्नमेंट की सहायता करती हैं वो एनजीओ, इन्हें फंडिंग गवर्नमेंट भी देती है और विदेशों से भी फंडिंग आती है जी, इनका मतलब मनी, पैसा देते हैं जी इन्हें विदेशों से भी। ये काम करती है जी, जैसे मान लो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एनजीओ बना लीजिए, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। अगर आपने अच्छा काम किया जी पर्यावरण को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए आपने, पेड़ कटने से रोका है लोगों को, तो अगर आपने अच्छा काम किया तो गवर्नमेंट भी आपको मनी देती है, फिर आप और ज़्यादा काम करो। फॉरेन से भी फंडिंग आती है जी, विदेशों से भी फंडिंग आती है, समझे। तो ये काम करती है जी एनजीओ। ऐसे ये ह्यूमन राइट की है जी, ये मानव अधिकारों को देखती है कहीं पे उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वायलेशन तो नहीं हो रहा है मानव अधिकारों का। ह्यूमन राइट वॉच अभी किस लिए न्यूज़ में है, अभी इसलिए जी इसने इसराइल में रिपोर्ट एक जारी की है जी, इसराइल को पे आरोप लगाए कि ये अपार्थाइड की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। अपार्थाइड का मतलब क्या है जी, रंग भेद की नीति। ये अपार्थाइड का वर्ड आया था जी साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में क्या होता था, रंग भेद के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था मतलब भेदभाव होता था लोगों के बीच में, मतलब कलर के आधार पे, रंग के आधार पे, गोरे और काले के आधार पे। आपको पता अफ्रीका के काले लोग होते हैं, वहाँ पे जो ब्रिटेन का राज हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और वो गोरे थे जी। तो ये जो काले लोग थे उनको ना तो गवर्नमेंट में कोई भागीदारी होती थी, उनको गुलाम बना के रखा था, जैसे इंडिया को गुलाम बना के रखा था। तो इससे लड़ने के लिए जी वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया, वहाँ पे एक लीडर उभर के आए, नेल्सन मंडेला। जैसा हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी, ऐसे ही नेल्सन मंडेला साउथ अमेरिका में, नेल्सन मंडेला। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जी और पहले प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। तो वहाँ से ये वर्ड आया, लेकिन अभी इसराइल के लिए यूज़ किया है ह्यूमन राइट वॉच ने, कि इसने कहा है कि इसराइल है जो वो अपार्थाइड की पॉलिसी यूज करता है और ज्यूइश का डोमिनेशन है। ज्यूइश एक कम्युनिटी है जी, लोग हैं, एक जाति, ये समझ लो, धर्म है जूई, जू, जूइश मतलब पीपल, जूइश पीपल, और जू धर्म है जी एक रिलीजन। तो इसराइल में ज़्यादा पॉपुलेशन जूइश की है, तो इनका डोमिनेशन मेंटेन कर रहा है इसराइल, और अत्याचार करता है पैलेस्तीन में। पैलेस्तीन लोग हैं जी, पैलेस्तीन भी एक अलग कंट्री है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ देश मानते हैं, कुछ नहीं मानते अभी। और जो उसके अरब पॉपुलेशन है अपनी, इसराइल में अरब पॉपुलेशन रहती है और पैलेस्तीनियन, उन पे अत्याचार करते हैं, और ज्यूइश जो ज्यूइश लोग रहते हैं, ज्यूइश कम्युनिटी के, उनका डोमिनेशन इंक्रीज होता है, मेंटेन करके रखते हैं, मतलब इनको ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है और इन पे अत्याचार किया जाता है, ये आरोप लगाएं जी। पहले ये मैप पे देख लेते हैं जी इसराइल है कहाँ। ये इसराइल देखो जी, देखो ना जाने कितनी बार इस रीजन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं जी आपके प्रीलिम में, मैच द फॉलोइंग करके, कि कौन कौन से कंट्री, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी आपने मैप पे देखा हो जी, कई बार ये मैप देखा भी हमने, और इधर ये दिखाई दे रहा है रेड सी है। तो आपको यही पूछा है जी कई बार कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं। ये देखो जी इसराइल है, ये येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये डॉट डॉट लाइन में ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी, इसकी कैपिटल है गाजा, और वेस्ट बैंक है जी ये जेरूसलेम है जी इसराइल की कैपिटल यहाँ पे। तो ये जो वेस्ट बैंक और गाजा, इसे बोलते हैं जी पैलेस्तीन, या हिंदी में फिलिस्तीन लिखा होता है जी, अगर हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे फिलिस्तीन या पैलेस्तीन, पैलेस्तीन। तो पैलेस्तीन अलग कंट्री चाहता है जी, और इसराइल चाहता है ये इसराइल का ही पार्ट बन के रहे, लेकिन इनके बीच में विवाद चलता रहता है। और ये दिखाई दे रहा है जी आपको, ये है गोलन हाइट, इससे सीरिया से कैप्चर कर लिया था 1961 में, 1967 में, 1967 में सीरिया से इसको कब्जा कर लिया था इसराइल ने। अब इसराइल के कब्जे में गोलन हाइट, गोलन हाइट नाम है जी इसका, गोलन हाइट, गोलन हाइट। तो ये सीरिया और इसराइल के बीच में इस पर झगड़ा चलता रहता है। इधर लेबनान बॉर्डर लगाता है जी इसराइल से, और इधर जो दिखाई दे रहा है आपको ये है जी डेड सी, डेड सी, डेड सी नाम है जी इसका। ये जॉर्डन कंट्री है, जॉर्डन और इसराइल के बीच में है जी डेड सी, और इधर से जॉर्डन रिवर जाती है जी, हाँ जॉर्डन रिवर, जो जॉर्डन और इसराइल के बीच में बॉर्डर लगाती है। तो ये लोकेशन कुछ आपको याद रखनी है जी। इसराइल किस किस से बॉर्डर लगाता है, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, और इधर इजिप्ट से, ये अफ्रीका की कंट्री आता है।
समझे। और बस इससे जॉर्डन से लगाता है, सऊदी अरेबिया के बीच में जॉर्डन आ जाता है, इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो सऊदी अरेबिया से बॉर्डर नहीं लगाता। ये भी याद रखना वेडन सी से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर लगाते हैं। तो इसमें आगे क्या जी, इस रिपोर्ट में ये कहा जी कि ये जो इसराइल है रेस्ट्रिक्शन करता है, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, लोगों की जो अरब पीपल है और पैलेस्टीन पीपल है उनकी लैंड को कन्फेसिकेशन कर लेता है, मतलब जब्त कर लेता है लैंड को, भूमि को। फोर्सिबल पॉपुलेशन ट्रांसफ़र करता है जी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोगों को फोर्सफुली बल के बेस पे भेज देता है। रेजिडेंशियल राइट है जी, जो अधिकार है उनके रहने के, उनको डिनाइल करता है, मतलब इनकार करता है जी। जो सिविल राइट है जी, उनको सस्पेंशन किया हुआ है, जो अधिकार हैं जी, सामाजिक अधिकार नहीं दे रहा है लोगों को इसराइल। तो इसराइल गवर्नमेंट ने ये कहा जी, मतलब इसराइल गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाया किसने, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है, ये रिपोर्ट में बोला अपने में। तो इसराइल गवर्नमेंट क्या चाहती है जी, रिपोर्ट में कहा है सिंगल अथॉरिटी है जो कंट्रोल करना चाहती है जी जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में जितना भी एरिया उसको कंट्रोल करना चाहती है। जॉर्डन रिवर हमने देखा कहाँ जी, जॉर्डन और इसराइल के बीच में बॉर्डर लगाती है, और मेडिटेरेनियन सी से और जॉर्डन के रिवर के बीच में जितना एरिया है इसराइल कंट्रोल चाहता है अपना, इस रिपोर्ट में ये बोला है। मतलब जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ना, जो पैलेस्तीन अपना पार्ट मानता है, अलग कंट्री चाहता है पैलेस्तीन, फिलस्तीन भी बोल सकते हो, तो ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है इसराइल, ऐसा बोला है इस रिपोर्ट में। अब इसराइल ने क्या किया जी, व्हाट हैज़ द इसराइल सेड, इसराइल ने बोला जी ये इन्वेस्टिगेशन जो की गई है करंटली, ऐसे आरोप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी आरोप लगाए थे जी ऐसे क्राइम के। तो इसराइल ने कहा है ये भी जो ह्यूमन राइट वॉच के जो एक्विजिशन है, आरोप हैं, ये भी जी प्री पोस्टेरस हैं एंड फॉल्स हैं। प्री पोस्टेरस का मतलब होता है जी बेतुका, बेढंगा, या आप हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण बोल सकते हो, और फॉल्स का मतलब झूठा, आप जानते हो जी। ये कहा जी ये आरोप लगाए जो झूठे हैं, और जो ह्यूमन राइट वॉच है वो एंटी इसराइल एजेंडे पे काम करता है, मतलब इसराइल के विरुद्ध काम करता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इसके विरुद्ध करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जी, ये 2002 में सेटअप किया गया था, कई बार पढ़ा है हमने, इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना रखा है, अभी भी आपको याद नहीं हुआ ना, फिर क्या ही कहूँ मैं। देखो जी 2002 में बनाया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रोम स्टैट्यूट से, एक ट्रीटी संधि बनाई जी रोम स्टैट्यूट, इस पर बहुत सारी कंट्री ने साइन किया और सब बनाया। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड की कैपिटल में है जी, नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ पे, हेग, हेग कैपिटल है जी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसकी राजधानी नीदरलैंड, यूरोप में कंट्री है जी एक। तो यहाँ पे इसका ये क्या काम करती है जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मतलब आप इसमें कोई भी डिस्प्यूट लेके जा सकते हो इंटरनेशनली, क्राइम से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड। तो यही काम करती है कि अपराध जो क्राइम है जी इंटरनेशनली वो कम हो, रिड्यूस हो। इस पर देखो जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इंडिया, चाइना, यूएस, अमेरिका, इसराइल, ये इसके मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। इंडिया ने ना साइन किया, ना चाइना ने, यूएस ने जी साइन किया है इस ट्रीटी पे, रोम ट्रीटी है ना, रोम स्टैट्यूट, रोम है जी इटली में, इटली की कैपिटल है, वहाँ पे साइन हुई है ट्रीटी। तो यूएस ने साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया, साइन करने के बाद उसे अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाई करना होता है जी, तब मानते हैं उसे मेंबर है आईसीसी का। तो यूएस भी मेंबर नहीं है इसका, ना इंडिया, ना चाइना, ना इसराइल, तो ये आपको याद रखना है इसमें। अब ह्यूमन राइट वॉच है जी, ये इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये 1978 में बनाई गई थी, ये इंटरनेशनल एनजीओ जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहाँ पे, अमेरिका में। ये ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो कहीं पे, उसके लिए रिसर्च करती रहती है। ये गवर्नमेंट को प्रेशर करती है जी, दबाव डालती है, चाहे पॉलिसी मेकर हो जी, कोई कंपनी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल ह्यूमन राइट हो, जो ह्यूमन राइट का अब्यूज करता हो, तो उनको ये रोकती है जी, ताकि ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट हो सके, सम्मान हो सके मानव अधिकारों का। रिफ्यूजी के राइट हो जी कोई, या चिल्ड्रन के राइट हो, या माइग्रेंट हो पीपल हो कोई, या पॉलिटिकल प्रिजनर हो, पॉलिटिकल मतलब कैदी बना के रख ली हो जी किसी वार में, उनके सबके अधिकारों का कोई उल्लंघन ना हो, ये देखभाल करता है ह्यूमन राइट वॉच, ये एनजीओ। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट पायरासोल। ये क्या जी, अभी देखो सोलर ड्रायर और पायरालिसिस पायलट प्लांट, अभी फाउंडेशन स्टोन रखी है उसकी चेन्नई में। फाउंडेशन स्टोन का मतलब है जी नींव की ईंट रखना, मतलब इनकी एक कंपनी इसी बनाई जा रही है कंपनी की तरह, सोलर ड्रायर और पायरालिसिस पायलट प्लांट, कहाँ पे, चेन्नई में, इसलिए न्यूज़ में है जी ये जो कंपनी है जी इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है पायरासोल, उसी का पार्ट है, एक इंडिया और जर्मनी का कॉम्बाइनिंग प्रोजेक्ट है पायरासोल, उसी का पार्ट है जो ये कंपनी और प्लांट बनाया जा रहा है चेन्नई में, पायरासोल पायरोलिसिस पायलट प्लांट और सोलर ड्रायर प्लांट। ये काम क्या करेगा जी, ये काम ये करेगा जो सिटी से, अर्बन एरिया से ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसको बायोचार और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा। जैसे आपके घरों से सब्जी काटी जी, सारी की सारी सब्जी तो आप नहीं बना लेते हो, जैसे आलू छीले आपने, आलू से वेस्ट निकला ना उसके छिलके, या आपने कोई और सब्जी बनाई,
जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है जी आपका घरों से या किसी इंडस्ट्री से या किसी कंपनी से जी, जो मान लो कोई फ्रूट वगैरह कुछ बनाती है, जूस बनाती है, फ्रूट से वेस्ट निकल गया, जैसे जूस निकाला जी आम का, आम के बाद उसका कुछ वेस्ट बचा, तो ये जितना भी वेस्ट बचता है ना, ये कचरा, उसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, उससे एनर्जी बनानी है, मतलब एक तरह से ऐसा फ्यूल बनाना जो एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए यूज हो सके। और बायोचार बनाना, बायोचार क्या है जी, देखेंगे अभी इसको भी हम। तो ये टेक्नोलॉजी सौंपी गई है जी इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर बना हुआ है, इंडिया और जर्मनी ने मिलकर एक सेंटर बनाया हुआ इंडिया में। तो इसको अब इसने काम दिया जी, इस सेंटर ने, CSIR, ये एक लैब है, CLRI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक इंडस्ट्री है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है जी, उसने इसको काम दिया हो गया है, ये काम करेगी जी, इंप्लीमेंट करेगी एक तरह से इसको। इस प्रोजेक्ट में जी दो टेक्नोलॉजी यूज की गई हैं, एक तो फाइबरस ऑर्गेनिक वेस्ट और एक सीवेज स्लज, मतलब जो सीवेज से निकलने वाला स्लज वगैरह में टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कन्वर्ट करते हैं उसे एनर्जी में, वही यूज की जाएगी। जो इंडिया की स्मार्ट सिटीज़ हैं जी, बड़े बड़े सिटी शहर हैं जी, उनका जो इनको जी हाइजीनिक कंडीशन क्रिएट की जा सके और बायोचार से एनर्जी, बायोचार एसोसिएटेड एनर्जी रिकवरी की जा सके। और बायोचार भी क्या करता है जी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, और इसमें भी जो कन्वर्ट होगा वेस्ट, इससे भी क्या होगा, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होगा। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है जी एब्जॉर्ब करना, सोखना। कार्बन का मतलब है जो धुआं निकलता है जी इंडस्ट्री घरों से, उसमें पॉल्यूशन फैलता है ना, उसकी वजह से कार्बन होता है उसमें, तो इसको एब्जॉर्ब करना, सोखना, और इन्वायरमेंटल में इम्प्रूवमेंट करना, मतलब पर्यावरण में सुधार करना, इसका काम रहेगा मेन ये। जो बायोचार है जी, क्या एक चारकोल होता है जी, बायोचार चारकोल की तरह। ये क्या करता है जी, मतलब ये प्रोड्यूस किससे होता है, ये प्रोड्यूस होता है जी जब बायोमास का पायरोलिसिस होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के जब बायोमास का पायरोलिसिस होता है जी, बायोमास होता है कोई भी बायोमास, कोई भी वेस्ट है, उसको बिना ऑक्सीजन के जलाते हैं, उसे बर्न करते हैं, उससे जो प्रोसेस होता है जी, उससे बायोचार प्रोड्यूस होता है, बायोचार निकलता है। बायोचार कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है जी, सोइल के एमेलियोरेंट में, एमेलियोरेंट का मतलब है जी सुधारक, अमेलियोरेट एक वर्ब है जी, अमेलियोरेट का मतलब है सुधार करना, सुधारना, इंप्रूवमेंट करना। तो सॉइल को सुधारने में, सॉइल में पोषक तत्व बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने के लिए यूज हो सकता है। और एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हमने जाना ऊपर ही, कार्बन को कैप्चर करने के लिए, इस तरह से सॉइल की हेल्थ है उसके बेनिफिट के लिए यूज हो सकता है। बायोचार एक स्टेबल सॉलिड की तरह होता है जी, सॉलिड कठोर होता है, इसमें कार्बन होता है जी, और ये 1000 ऑफ ईयर्स तक इंड्योर कर सकता है, सॉइल में रह सकता है जी बायोचार। बायोचार ऐसा होता है जी, देख लो आप, ये देखो जी, ये है बायोचार, ये देख लो आप, ये है बायोचार, काला काला सा दिखाई दे रहा है, ये सॉइल में मिला दें तो जिसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व बढ़ जाते हैं और क्रॉप कल्टीवेशन अच्छी हो सकती है। तो बायोचार के यूज क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है, इतना सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, बायोचार के यूज क्या है, सॉइल को इंप्रूवमेंट करने के लिए, कार्बन को कैप्चर करने के लिए, समझे। अब ये प्रोजेक्ट पायरासील क्या है जी, जो जर्मन और इंडिया का मिलकर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में फोकस किया जाता है जी, कलेक्शन किया जाता है, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल किया जाता है अर्बन वेस्ट को, मतलब जो अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में जो वेस्ट निकलता है जी, उसको इंडियन स्मार्ट सिटीज़ में कलेक्ट करके ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको डिस्पोज किया जाता है जी, इसका ये काम है। इंटीग्रेटेड इंटरेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की जाती है इसमें। अब ये इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर आया था जी एक, जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है जी। ये सेंटर क्या है, ये इंडिया और जर्मनी ने मिलकर बनाया था जी ये सेंटर। इसमें काम ये था जी, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना और R&D पे काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है जी, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन करके। इसमें प्राइवेट और पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाता है। इसका एक प्रोग्राम है जी इस सेंटर का, 2+2 प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत ही इनोवेशन सेंटर डेवलप किए जाते हैं जी, और उन पे R&D प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाता है, समझे, ये काम होता है जी इसमें। नेक्स्ट है जी अपना CT वैल्यू कोविड-19 टेस्ट। ये CT का मतलब है जी साइकिल थ्रेशोल्ड, ये क्या होता है जानेंगे इसके बारे में, अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये ICMR एक इंस्टीट्यूट है जी, संस्था, ये मान लो काउंसिल, इसने डिसाइड किया है कि सिंगल CT वैल्यू को डिसाइड किया जाए, इसकी कट ऑफ बताई जाए, जिससे कि कोविड-19 का जो टेस्ट होता है उसमें ये पता लगा जा सके पेशेंट को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब किसी भी आदमी को कोरोना है या नहीं है ये पता लगाया जाए। तो उसके लिए एक ही CT वैल्यू निर्धारित की जाए, कट ऑफ निर्धारित की जाए। कट ऑफ आप जानते हो ना, एवरेज वैल्यू, जैसे आप एग्जाम देते हो कुछ कट ऑफ आती है ना कि 100 में 66 पे कट ऑफ गई, तो जिसके 66 आ गए वो पास हो गए, ऐसे ही इसमें भी कट ऑफ होगी जी एवरेज, कि CT वैल्यू एक निर्धारित होगी, एक वैल्यू निर्धारित कर देंगे कि अगर उतने से ज़्यादा मान लो वैल्यू है, मान लो 35 है, तो उस इतने से कम वैल्यू है मान लो, तो मतलब इसका है
इतने से इसमें होगा जी 35 से कम है, मतलब पॉजिटिव है, कोरोना है उसको। अगर इससे ज़्यादा है तो कोरोना नहीं है, ऐसी कुछ वैल्यू निर्धारित की जाएगी इसमें। CT वैल्यू किससे आती है जी? RT-PCR टेस्ट होता है, ये कोरोना को टेस्ट करने के लिए होता है जी, कोरोना किसी को है नहीं है। RT-PCR टेस्ट हमने कई बार पढ़ा है, अभी भी देखेंगे क्या होता है RT-PCR टेस्ट, कैसे करते हैं कोरोना का टेस्ट। इसमें निर्धारित किया जाएगा अगर मान लो किसी की CT वैल्यू 35 से कम है, लेस देन 35, तो उसे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब उसे कोरोना है भाई साहब, उसे कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। अगर CT वैल्यू 35 से ज़्यादा है, अबव 35, तो वो नेगेटिव हो सकता है जी, समझे। RT-PCR टेस्ट क्या होता है जी? इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक टेस्ट है जी, RNA बेस्ड टेस्ट होता है ये। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है ना, कोई भी बीमार आदमी, मरीज, उससे स्वैब के थ्रू कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं जी RNA, मतलब नाक से, आपकी नाक से लिक्विड ले लिया फोए में। स्वैब का मतलब है जी फोआ, रूअर का जो रुई होती है जी, कॉटन होता है उसका जो फोआ होता है स्वैब, उसमें आपका ले लिया, उससे RNA निकालते हैं जी, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपकी बॉडी में होते हैं जी DNA RNA। DNA हर किसी सेल में, आपकी बॉडी की स्किन में, बाल में, आपके जो हेयर हैं, जो आपके नाखून है जी, आपके जो नेल हैं, उनमें सब में, आपकी बॉडी में, ब्लड में, सब में आपका है जी। इवन आपके लार में जी, थूक में, सब में है DNA RNA। तो इससे क्या है जी, ये RNA निकाले जाते हैं और RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि देखो जी, जो वायरस है ना, कोरोना वायरस, वो RNA बेस्ड है, तो RNA एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे RNA को फिर DNA में कन्वर्ट किया जाता है। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। और फिर DNA में कन्वर्ट करने के बाद DNA को एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई क्या है जी? एम्पलीफाई का मतलब है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि एक RNA की मल्टीपल कॉपी की जाए। जो RNA को DNA में कन्वर्ट किया है, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, मतलब इससे पता लगाया जा सकता है ना किसी को कोरोना है नहीं है। तो इस DNA की मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है, मतलब इसको रेप्लिकेट किया जाता है, मतलब एक कॉपी से इंप्रूव किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वायरस को इजीली डिटेक्ट किया जा सके, पता लगाया जा सके कि पेशेंट को वायरस है या नहीं है। तो एम्प्लीकेशन का मतलब यही है, नंबर ऑफ साइकिल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक से बना दिए जी दो कॉपी बना दी वायरस की, अब ये दो, फिर दो बनाएंगे जी, फिर ये दो, एक दो बना लिया, फिर दो से फिर ये दो, मतलब एक से बने दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे रेप्लिकेट होता रहता है जी। कब तक? जब तक कि वायरस को डिटेक्ट ना किया जा सके, जब तक आप वायरस का पता ना लगा सके, इसको रेप्लिकेट करते रहते हैं DNA को, समझे। अब ये CT वैल्यू क्या होती है जी? CT की फुल फॉर्म है जी साइकिल थ्रेशोल्ड। ये साइकिल चलाने वाली साइकिल नहीं है, इसका मतलब है चक्कर, राउंड सर्कल सा बन जाता है जी ये इसमें। ये क्या है? CT वैल्यू नंबर ऑफ साइकिल डिफाइन करती हैं जी वायरस को डिटेक्ट करने में। अगर मान लो किसी को नंबर ऑफ साइकिल किसी में हायर है, ज़्यादा है, कि मतलब वायरस को डिटेक्ट करने में ज़्यादा साइकिल लग रही हैं, कि वायरस डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो ये समझ लो जी कि कम नंबर ऑफ साइकिल कम होंगी तो वायरस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हायर साइकिल चाहिए, CT वैल्यू चाहिए वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए। डिटेक्ट का मतलब है जी पता लगाने के लिए कि वायरस पेशेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लोअर CT वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है जी वायरस पर लोड जाता है, कि कम वायरस में ही, फ्यूअर साइकिल में ही वायरस डिटेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है जी कि अगर मान लो जी कम सिम्टम में ही किसी को पता लगाया जा सकता है, CT वैल्यू पता लगाई जा सकती है, तो इसका मतलब है जी उसमें जो डिसीज की सीवियरिटी है, मतलब किसी को मान लो जी ज़्यादा, किसी में लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम ज़्यादा है, मतलब उसकी जो कंडीशन है ज़्यादा ख़राब होने वाली है, समझ गए। उस पर जी अब ये वायरल लोड क्या है इसमें? वायरल लोड का मतलब ये है जी कि मान लो जेनेटिक जो मटेरियल है जी RNA का, कॉमनली RNA का, जो जो वायरस में प्रेजेंट होता है RNA, जैसे कोरोना वायरस में RNA है, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हुआ तो इस पर डिफाइन होता है वायरल का लोड कितना है। अगर ज़्यादा है RNA तो मतलब ज़्यादा है, कम है तो कम है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में निर्धारित होता है। अगर मान लो जी जो वायरस है जी, ये जो ब्लड में ईच मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, मतलब मान लो जी 1 मिलीमीटर ब्लड निकाला जाए और उसमें देखा जाए जो वायरल प्रेजेंट है, वायरल के पार्टिकल है प्रेजेंट है, वो ज़्यादा है, टोटल नंबर ज़्यादा है, तो ये प्रेजेंट करता है कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, मतलब ज़्यादा बीमार पड़ने वाला पेशेंट है जो मरीज है। तो जितना भी हायर वायरल लोड होगा ब्लड में, इसका मतलब यही है जी वायरस अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन कर रहा है अपने आप को, 1 से 2 से 3 से, ये 4 से 8 से 16, जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है वायरस, बहुत जल्दी से। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन मान लो जी हाई वायरल लोड है, इसका मतलब यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पार्टिकल सेड होने की चांसेज हैं। और इसी प्रोसेस को, जैसे मान लो ज़्यादा वायरल लोड है, ज़्यादा अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है और वायरस के जो पार्टिकल हैं ज़्यादा प्रेजेंस हो सकते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जी वायरल शेडिंग। तो वायरल शेडिंग क्या है ये भी आपको याद रखना है। चलते जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना एडवांस चैप टेक्नोलॉजी। इसे एक बार हम पढ़ चुके हैं जी पहले, अगर आपको याद हो,
ये डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, पहले भी न्यूज़ में था, अब भी था। ये टेक्नोलॉजी एडवांस चैप टेक्नोलॉजी है क्या? ये मान लो जी कोई दुश्मन देश है, जैसे पाकिस्तान, हमारी शिप है जी पानी में, वो ओशियन में, समुद्र में शिप जा रही है, जहाज़। अगर पाकिस्तान इस पर मिसाइल दागना चाहता है, मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, अगर ये चैप टेक्नोलॉजी हमने जी इसके आसपास लगा रखी है अपनी शिप के जहाज़, जो पानी का जहाज़ है जी, ये मान लो पानी का जहाज़ है, इस पर लगा रखी है, तो ये क्या करेगा, जो मिसाइल आ रही है ना उसको डाइवर्ट कर देगा, मतलब दूसरी तरफ मोड़ देगा और इसको अपने शिप को बचा लेगा, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी ये पाकिस्तान से जो मिसाइल आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी किस लिए होती है? अपने शिप हैं, जो नवल शिप हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, एनिमी मिसाइल के अटैक से, कोई भी प्रहार करे। ये आत्मनिर्भर भारत है जी हमारा, इसको प्रमोट करेगा जी। ये टेक्नोलॉजी क्या है जी, देख लो आप एक बार ये इमेज में, ये ऐसी कुछ ट्यूब होंगी जी, ट्यूब, ये एज ए मिसाइल की तरह काम करेंगे, मिसाइल को डाइवर्ट करने के लिए। ये 3 तरह की होती हैं जी, ये शॉर्ट रेंज चैप रॉकेट, और ये मीडियम रेंज चैप रॉकेट, और ये लॉन्ग रेंज चैप रॉकेट, ये वाले। इसमें क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है, इसमें मिलिट्री के वर्ल्ड वाइडली प्रोटेक्ट किए जाते हैं नवल शिप को। रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडार को टारगेट करता है जी। जैसे मान लो ये मिसाइल आ रही है जी, मिसाइल जैसे, मिसाइल ऐसी होती है ना, कुछ ऐसी बना लेते हैं, ये मिसाइल है जी, ये मिसाइल जैसे शिप पे आ रही है, ये शिप है, तो ये रेडार के थ्रू पता लगाती है। रेडार के थ्रू कैसे? रेडार डिटेक्ट करता है जी, मान लो रेडार से लाइट निकलती है, रेडार से नाइट लाइट निकलेगी, आगे जो भी मान लो इसके सामने कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी आपका जहाज है, या कोई भी मान लो आदमी पे दागनी है, तो इससे कोई भी इक्विपमेंट है जी, आदमी आपसे, किसी की भी बॉडी से हीट निकलती रहती है जी। अब ये शिप चल रहा है जी, ये चल रहा है, फ्यूल है इसमें, चल रहा है ये प्रोसेस में, तो इससे हीट निकलेगी ना, हीट निकलेगी, तो इस हीट को ये पहचानता है जी रेडार, तो इसको डिटेक्ट करता है। समझे, ये मिसाइल भी कहाँ पे जाती है, जहाँ पे हीट निकल रही होती है। तो अगर ये प्रोसेस, मतलब ये चैप टेक्नोलॉजी इस पे लगा हुआ शिप पे, तो ये रेडार को कंफ्यूज कर देगा। ये क्या करेगा, ये हीट को रोक के इधर डाइवर्ट कर देगा हीट को, और ये रेडार समझेगा जो जिस पर मुझे दाग डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, वो इधर है, और मिसाइल इधर चली जाएगी और ये शिप बच जाएगा। समझे, ऐसे काम करेगा ये, रिफ्लेक्ट कर देगा जी, ये जो भी एयर में ही रिफ्लेक्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज होगी। ये डीआरडीओ की इंडिजीनस टेक्नोलॉजी है, इंडिजीनसली डेवलप की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या है जी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे जी आज हम, कई बार हम पढ़ चुके हैं पहले भी। 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जी टेक्नोलॉजी, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज में। डिफरेंस क्या जी, एक फ्लेयर टेक्नोलॉजी होती है, एक चैफ। देखो चैफ और फ्लेयर में डिफरेंस क्या है, दोनों ही डिफेंसिव काउंटर मेजर डिप्लॉय की जाती है जी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। मतलब जो रेडार सिस्टम होते हैं ना, रेडार गाइडेड और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट होते हैं मिसाइल, उनको कंफ्यूज करते हैं जी दोनों, मतलब उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि अपने जो प्रोजेक्ट है उसको बचाया जा सके, शिप को बचाया जा सके, जहाज़ को बचाया जा सके। ये चैफ में जी, चैफ में एल्यूमिनियम और जिंक से बना होता है जी ये टेक्नोलॉजी। जो ट्यूब सी होती हैं जी, जो हमने देखा बनी होती हैं, ये रेडार को ट्रैक करने में कंफ्यूज कर देती हैं, जो रेडार ट्रैकिंग मिसाइल होती हैं उसको कंफ्यूज कर देती हैं जी, हमने देखा अभी। और फ्लेयर क्या होता है जी, फ्लेयर एक तरह से हीट मान लो, हीट, ये भी क्या करती है, ये प्रोवाइड करते हैं जी अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड सोर्स प्रोवाइड करती है। मतलब जो एंटी एयर मिसाइल होती है ना, ये आ रही होती हैं, हीट को ढूंढ रही होती है ना, हीट को, उष्मा को, तो ये फ्लेयर क्या होता है जी, दूसरी जगह हीट जनरेट कर देते हैं फ्लेयर में भी, तो ये हीट पे जाके टकरा जाती है मिसाइल, और वो जो प्रोजेक्ट है अपना शिप वगैरह वो बच जाता है। तो यही होता है जी इसमें। अब डीआरडीओ क्या है जी, डीआरडीओ देखो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, उसके अंडर काम करती है जी डीआरडीओ। ये एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है जी, इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है जी, पार्लियामेंट के पास। ये वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाती है, जैसे जी मिसाइल्स बनाना, या हेलीकॉप्टर बनाना, एयरक्राफ्ट, ड्रोन बनाना, ये टेक्नोलॉजी डेवलप करती है जी ये। 1958 में इसको बनाया गया था डीआरडीओ को। इससे पहले 2 ऐसे थे जी, एक मतलब एस्टेब्लिशमेंट थे, 2 कंपनियाँ थी, ये मान लो आप, 2 कंपनीज थी, जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट एक एस्टेब्लिशमेंट, ये इंडियन आर्मी की एक कंपनी थी जी, प्लांट था, और एक था जी DTDP, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इन दोनों को मिला के डीआरडीओ बनाया गया जी, समझे। इससे पहले ये काम करते थे। तो ये एक प्रोग्राम भी चला रही है डीआरडीओ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मिसाइल्स वगैरह डेवलप की जाती हैं जी, हेलीकॉप्टर वगैरह, लड़ाकू विमान वगैरह डेवलप किए जाते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। कई प्रोग्राम डेवलप कर चुकी है इसके अंदर डीआरडीओ। तो आज के टॉपिक तो इतने थे जी। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन।
आज के क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन, नासा का जो इंजीनियरिटी मिशन है ये आपको पता है जी मार्स पे गया था, तो ये बताना क्या है ये, इनमें से कौन सा जी। नेपच्यून मैंने पहले ही बता दिया जी आपको, मार्स पे गया, फिर भी आपको बताना है कौन सा सही है। मंगल ग्रह पे गया था जी ये। नेपच्यून और यूरेनस ग्रह उनकी स्टडी करेगा क्या, ये तो गलत ही हो जाएगा। डीप सी मतलब डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशन करेगा क्या। फ्लाइंग हेलीकॉप्टर ऑन मार्स है, मतलब उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर है क्या मार्स पे जो उड़ान भरी है अभी, या न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन है जो मार्स पे गया है। जी हाँ बिल्कुल फ्लाइंग हेलीकॉप्टर है जी, मार्स पे गया, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको कुछ टीटी दी गई है, आपको इनकरेक्ट बताना जी, गलत स्टेटमेंट। पहली बोल रही है, देखो इंग्लिश में आप खुद पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूँगा बस, पॉज करके लेकिन ज़रूर पढ़ लिया करो एक बार इंग्लिश में, आपकी इंप्रूवमेंट होगी जी इंग्लिश भी, और आपको पता चलेगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा ये जो भी टॉपिक है। पहली स्टेटमेंट कर रही है, इंडिया क्या है, जो 1951 की यूएन कन्वेंशन है रिफ्यूजी के लिए, रिफ्यूजी होती हैं शरणार्थी, एक देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं जो, उन ये इसको इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं किया गया इस कन्वेंशन पे। दूसरी स्टेटमेंट कर रही है, इंडिया की अपनी खुद की रिफ्यूजी पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करता है जी इंडिया, और किसी को रिटर्न करना तो इसके अकॉर्डिंग ही करता है, रिफ्यूजी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना जी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, पहली दूसरी दोनों गलत या दोनों सही है जी, बताओ जी। देखो जी पहली बिल्कुल सही है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, साइन नहीं किया इंडिया ने, ना तो 1951 की जो रिफ्यूजी की पॉलिसी है उस पर, ना ही 1967 की एक प्रोटोकॉल है रिफ्यूजी प्रोटोकॉल है, ना इस पर साइन किया है, तो दोनों पे साइन नहीं किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बताना इनकरेक्ट। दूसरी इनकरेक्ट है जी, इंडिया की कोई भी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है जी, अपनी कोई भी पॉलिसी नहीं है। इंडिया रिफ्यूजी जो होते हैं जी, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में रिफ्यूजी आ जाते हैं, बस ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस देता है जी, मानवता के बेस्ड पे सहायता करता है, मानवता के बेस्ड पे, क्योंकि हमें पता है जी हमारी कंट्री टॉलरेट है, सहनशीलता के बेस पे काम करती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा महावीर जैन थे, उनसे लेके महात्मा गांधी तक सब ने टॉलरेंस की हमें सीख सिखाई है, तो उसके बेस पे जी हम सहायता करते हैं रिफ्यूजीज की। तो अब ये इसमें इनकरेक्ट बताना, तो दूसरा गलत है, बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना, कुछ स्टेटमेंट दी गई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कौन सी है। पहली कह रही है, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा बताया था, यह सही है क्या। आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है जी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सही है क्या। कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट, जो भी कोर्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनकी पावर को रिड्यूस नहीं कर सकता कोई भी लॉ बना के, कानून बना के। तो आपको बताना जी सही कौन सा है, 12113 या 123। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट इश्यू करते हैं फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी अदर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है जी, जिसे आत्मा बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो दूसरा गलत है जी, तीसरा भी सही है, पार्लियामेंट किसी भी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर नहीं घटा सकता, डिक्रीज नहीं कर सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जी, समझे, इसलिए नहीं घटा सकता पार्लियामेंट। तो ये 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा जी, दूसरा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना, आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, करेक्ट बताना। पहली स्टेटमेंट करिए कि आर्टिकल 25 और 26 के अंतर्गत जो हमारे संविधान में, ये हमारे अधिकारों को फेथ, आस्था, बिलीफ और वर्शिप करने का अधिकार देता है जी, इस कंसेप्ट को पे बेस्ड है ये आर्टिकल 25 और 26। आर्टिकल 142 में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट मान लो कोई लॉ नहीं बनवाया है, हमारे कानून नहीं है हमारे देश में, तो उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकता है और कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय इंश्योर कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आपको बताना जी कौन सा सही है, पहला दूसरा दोनों या दोनों गलत, दोनों के दोनों सही है जी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताना जी, न्यूक्लियर एनर्जी के एजेंसी है एक, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना है। ये न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है जी, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है एक, अंतर सरकार मतलब अंतर सरकारीय एजेंसी है एक, जो किसके अंडर बनाई गई थी, ओईसीडी कंपनी के अंदर, मतलब ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये 1961 में बनाई गई थी जी एक ऑर्गेनाइजेशन, ये डेवलप्ड कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है जी, इसी ने बनाया था ये न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है जी, ये कंट्रीज को असिस्ट करती है ताकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुली पर्पज से यूज हो सके, मतलब कोई बम वगैरह ना बनाए जी, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम वगैरह ना बनाए, पीसफुली यूज हो। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, पहला तो मैं करेक्ट बता ही चुका हूँ जी, सही है। दूसरा बताना जी सही है गलत है, आपको बिल्कुल सही है जी दूसरा भी, तो सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना जी, एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, ये ट्रीटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है,
ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जी, मतलब बाध्यकारी है जी। अगर मान लो किसी कंट्री ने इस पे साइन किया, इस ट्रीटी पे, इस संधि पे, ट्रीटी का मतलब है जी संधि, इस संधि पे साइन किया जी, तो वो कंट्री बाध्यकारी होगा जी, इसके नियम मानेगा ही मानेगा। न्यूक्लियर वीपन्स को प्रोहिबिट करेगा, मतलब जो हथियार है जी, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, एटम बम वगैरह, उनको रोकेगा उनका यूज से। नेक्स्ट बोलिए जी, ये ट्रीटी साइन हुई थी, पास हुआ था 1974 में, और इंडिया ने जब अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद 1974 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो ये सही है क्या? करेक्ट बताना जी हमें। ये न्यूक्लियर ट्रीटी जी प्रोहिबिट करती है कि आप किसी भी न्यूक्लियर वीपन का ना तो डेवलपमेंट करोगे, ना टेस्ट करोगे, ना प्रोडक्शन करोगे जी, ना स्टॉक पाइल जमा करके रखोगे, ना दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र करोगे, ना ही खुद की कंट्री में यूज करोगे। सारे यूएन मेंबर जो कंट्री है जो, उनको ये लागू होती है यूएन मेंबर पे। तो ये बताना ये सही है कि गलत है। पहला सही है जी, पहला दूसरा, दूसरा पहला तीसरा, और ऑल ऑफ द अबव। देखो जी, पहला बिल्कुल सही है, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है इंटरनेशनली, और न्यूक्लियर वीपन्स को रोकती है। लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है जी, 2017 में साइन हुई है, 2017 में, 1974 में नहीं हुई। और तीसरा भाई, ये तीसरा थर्ड मान लो, थर्ड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है जी, क्योंकि सारे यूएन मेंबर पे नहीं है जी। जिस कंट्री पे इस ट्रीटी ने साइन किया है, मतलब जिस कंट्री ने इस ट्रीटी पे साइन किया है, इस संधि को अडॉप्ट किया है, सिर्फ उसी पे लागू होगी, सारे यूएन, ऑल यूएन मेंबर पे नहीं होगी ये। जो साइन करेगा उसी पे तो होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, तीसरा और दूसरा भी। तो 1 करेक्ट हो जाएगा ए। ये ट्रीटी है जी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, ये साइन हुई थी जी। बैन ट्रीटी है जी, न्यूक्लियर वीपन बैन ट्रीटी भी बोलते हैं इसे, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, 7 जुलाई 2017 में साइन की गई थी, ताकि न्यूक्लियर वीपन्स को एलिमिनेट किया जा सके। इन न्यूक्लियर जितने भी हथियार हैं जी, इनको रोका जा सके, नाभिकीय हथियारों को। ये सिग्नेचर इस पर साइन हुई थी 20 सितंबर 2017 में, सिग्नेचर के लिए ये रखी गई थी। और 22 जनवरी 2021 से ये अभी इन्फोर्स में आ गई जी, 22 जनवरी 2021 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी इस साल के लिए, यूपीएससी के लिए। नेक्स्ट बताना जी, न्यूक्लियर साइंस किस किस के लिए यूज हो सकती है एग्रीकल्चर में, ये बताना है। डेवलपमेंट ऑफ हाईली यील्डिंग क्रॉप के लिए, मतलब अच्छे से अच्छे क्रॉप सीड बनाए जा सकें, अच्छे से अच्छी क्रॉप की वैरायटी बनाई जा सके, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकती है क्या? जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड होते हैं जी, कीटनाशक और खाद, उसके डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकती है क्या? स्टडी करने के लिए। जो फूड आइटम में जो रेडिएशन होती है जी, रेडिएशन प्रोसेसिंग के लिए यूज हो सकती है क्या? बताना आपको, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, और ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सही है जी, सबके लिए न्यूक्लियर साइंस यूज हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी हर साल यूपीएससी में। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 2019-2020 लगातार बैक टू बैक IAEA से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम ने। आपने अगर गलती से यूपीएससी का प्रीलिम का क्वेश्चन देखा होगा तो पता चल जाएगा आपको, नहीं देखा तो देख लेना एक बार। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी, जो IAEA है, इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1970 की, इसका काम सौंपा गया है कि जो न्यूक्लियर वीपन्स है उनका यूज वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह रोकना, इसका काम सौंपा गया है। इंटरेस्टेड का मतलब है सौंपना, कोई काम सौंपना। इस ट्रीटी का काम सौंपा गया है IAEA को, ये बताना आपको। जो IAEA है, ये मेंबर स्टेट के साथ मिलकर काम करती है जी, जो भी इसके सदस्य हैं, और ये प्रमोट करती है ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उनका पीसफुली यूज हो सके, शांतिपूर्वक और सेफ और सिक्योर यूज हो सके, इसको प्रमोट करना काम है इसका। मतलब हथियारों को, न्यूक्लियर हथियारों उसको रोकना काम है क्या इसका? ये यूएन ट्रीटी हुई थी जी, यूनाइटेड नेशन की संधि, उसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश, इसकी स्थापना की गई थी क्या, IAEA की। और इसके जो रिपोर्ट करती है क्या, यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है क्या ये? आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, 1, 2, 1, 3, 2 और 2, 3। देखो जी, तीसरा बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि यूएन ट्रीटी से एस्टेब्लिश नहीं होती, कोई यूनाइटेड नेशन की संधि नहीं होती। यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है जी, ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ये अलग है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट देती है अपनी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पहली जो है जी, यूनाइटेड ट्रीटी के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये गलत है। तो इसकी वजह से ये सारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन पहला दूसरा बिल्कुल सही है जी। ये 1957 में एस्टेब्लिश की गई थी IAEA, इसको एस्टेब्लिश किया था ताकि न्यूक्लियर वीपन्स का यूज पीसफुली हो सके और उन्हें हथियार वगैरह को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र रोका जा सके। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, ए करेक्ट हो जाएगा जी इस स्टेटमेंट में। और इस लेक्चर में भी इतना ही था जी।